नाज़रीन, ईरान अमेरिका के साथ बराबरी की बुनियाद पर मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हो गया है। क्या ये मुज़ाकरात हो पाएंगे और अगर हो गए तो इसका कोई नतीजा भी निकलेगा? प्रोग्राम के इस हिस्से में बात करेंगे और ख़ास तौर पे इस हिस्से में इस मौजू में भी बात करेंगे कि इंडिया में मुतनाज़ वक्फ बिल के ख़िलाफ़ जो शदीद एहतजाज जारी है, क्या मुसलमानों के ख़िलाफ़ हिंदुत्व के ये इक़दाम और मोदी के ये इक़दाम मज़ीद क्या गुल खिलाएंगे? हमारे साथ मौजूद हैं इस सेगमेंट के लिए ख़ास तौर पर डॉक्टर कमर चीमा साहब, जो कि माहिर हैं बैनुल अक़वामी अमूर के। थैंक यू वेरी मच चोई साहब, आपने वक्त दिया। सर, ये फरमाइएगा कि ये जो ईरानी सदर ने बराबरी की बुनियाद पर मुज़ाकरात के लिए रजामंदी का इजहार कर दिया, लेकिन उन्होंने ये भी साथ कहा कि हम बराबरी पे तो मुज़ाकरात करेंगे, धमकियों के साए में नहीं। आप क्या समझते हैं कि क्या इस बयान के बाद मुज़ाकरात मुमकिन हो पाएंगे? बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि इमरान भाई के जो डोनाल्ड ट्रंप साहब की स्ट्रैटेजी है वो क्या है? वो स्ट्रैटेजी उनकी होती है पॉलिसी ऑफ मैक्सिमम प्रेशर। अब उनको ये पता है कि ईरान जो है वो कमज़ोर है मिडल ईस्ट के अंदर, क्योंकि ईरान के जितने भी रेजिस्टेंस फोर्सेस जिनको ईरान कहता है या वेस्ट जिनको प्रॉक्सीज कहता है, वो बड़ी कमज़ोर हैं। सीरिया ईरान के हाथ से चला गया, एक होती रह गए थे तो उन पे बम्बार्डमेंट वो कर रहा है और उनको भी कमज़ोर करना चाहता है। तो वो समझते हैं कि ईरान बड़ा कमज़ोर है। इस सिलसिले में वो डायलॉग की ऑफ़र कर रहे हैं और कहते हैं अगर आप डायलॉग नहीं करते तो फिर हम जो है अपनी ताकत का इस्तेमाल करेंगे। और वो जो ताकत का इस्तेमाल करने के लिए भी अमेरिका ने अपने जो B-52 बॉम्बर्स जो हैं वो इंडियन ओशन के अंदर एक जजीरा है जिसे डियागो गार्सिया कहते हैं, वहां पे ऑलरेडी अमेरिका ने अपनी 30% जो एयरफोर्स है वहां पे ला के बिठा दी है। क्योंकि जो अरब ममालिक हैं वो ये कहते हैं कि हम अपनी जो बेसिस हैं वो अमेरिका को इस्तेमाल नहीं करने देंगे अगेंस्ट ईरान अगर कोई स्ट्राइक करते हैं। तो अमेरिका उस एंगल से सोच रहा है। दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं डायलॉग करने की बात हो रही है। तीसरी तरफ ये जो सोच है कि हमें हर कीमत पे ईरान के साथ डायलॉग करना चाहिए। अब ईरानी भी जारी बात है इस चीज़ को बड़ा केयरफुली सोच रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप कहते तो ये तो कि मैं जंगें बंद करूंगा, लेकिन गजा की जंग भी बंद नहीं हुई, ग्राउंड इन्वेजन वहां पे शुरू हो रही है, बल्कि जंग फैल गई है इस सेंस में कि हौथीज पे हमले करने शुरू कर दिए। तो डोनाल्ड ट्रंप की किस बात पे ट्रस्ट किया जा सके और किस बात पे ट्रस्ट ना किया जा सके? आपको याद होगा इमरान भाई कि जब डोनाल्ड ट्रंप की पिछली टर्म थी 2016 से लेके 20 तक, उस वक्त अमेरिका जो है वो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जो कि P5+1 यानी कि जो P5 कंट्रीज और जर्मनी जो है वो एक डायलॉग उन्होंने किया और ईरान के साथ न्यूक्लियर पे कन्वर्सेशन हुई, लेकिन ट्रंप पावर में आए और उससे वो विड्रॉ कर गए। तो एक तरफ ईरान ये भी कहता है कि आप पे ट्रस्ट नहीं किए जा सकते, दूसरा ईरान को ये भी अब डर है कि अमेरिका अगर फॉर एग्जांपल ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पे हमले कर देता है या मिसाइल साइट्स पे हमले कर देता है या क्रिटिकल ऐसे एरियाज पे हमले कर देता है तो एक नई जंग शुरू हो जाएगी। इसी सिलसिले में ईरानी जो फौज है, IRGC के कमांडर और आर्मी चीफ जो हैं, उन्होंने एक मिसाइल सिटी का भी दौरा किया जो कि अंडरग्राउंड है। कहा जाता है कि ईरान के पास 3-4 मिसाइल सिटी हैं। सो ये चीज़ें बड़ी अजीब सी लग रही हैं। अब रिसेंटली सऊदी अरब के फरमानरवा क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने भी फ़ोन किया ईरानी सदर को और शायद वो कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान जो है वो ट्रंप साहब से कोई नेगोशिएशंस भी करे, कोई बैक चैनल टॉक्स करवाने की भी सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर ट्रंप ने ये फैसला कर लिया कि उन्होंने ताकत का इस्तेमाल करना है ईरान के खिलाफ, तो ये फिर मिडल ईस्ट के लिए एक और मसला बन जाएगा और शायद यही चीज़ मिडल ईस्ट में ममालिक रोकना चाह रहे हैं। ईरान बात भी करना चाह रहा है, लेकिन ईरान को वो कमज़ोर पोजीशन में ला के बात करना चाहते हैं। सो अगले कुछ साल जो हैं वो बिल्कुल ठीक नज़र नहीं आ रहे। उसकी वजह यह है कि अगर गजा के अंदर दोबारा जंग शुरू हो गई है, रूस के हवाले से जंग। लेकिन चीमा साहब, कुछ तज्जियाकारों को ये कहना है कि असल में ट्रंप का मकसद मिडल ईस्ट को अपने ज़ेरे कंट्रोल लाना है, इसीलिए ईरान ईरान को अपना दुश्मन समझता है। वो इसराइल को मजबूत करके ईरान को कमज़ोर करके असल में मकसद मिडल ईस्ट को काबू में लाना है। देखिए, मिडल ईस्ट तो ऑलरेडी उनके काबू में है।
तो मेरा तो नहीं ख्याल कि उनको किसी किस्म का है। हाँ, जो चीज़ ट्रंप साहब कह रहे हैं, जिसको दुनिया एथनिक क्लिंजिंग कह रही है कि सारे गजा के लोग यहाँ से निकलें, कोई कह रहा है इंडोनेशिया चले जाएं, कुछ कह रहे हैं जॉर्डन में चले जाएं, कुछ कह रहे हैं इजिप्ट में चले जाएं, तो वो एक चीज़ करना वो थोड़ा सा मुश्किल भी नजर आ रही है, बड़ी प्रॉब्लमैटिक भी होगी वो। सो किस तरह मजीद कंट्रोल में लेके आना चाहते अच्छा हैं, डॉक्टर उनको साहब, कुछ चैलेंज नहीं है वहाँ पे। डॉक्टर साहब, जी। अब थोड़ी सी बात ज़रा हम अगर भारत के हवाले से कर दें कि वहाँ पे जो सूरत हाल है और मुतनाज़ वक्फ बिल के ख़िलाफ़ जो शदीद एहतजाज जारी है, मुसलमानों की वक्फ इमलाक को पे कब्ज़ा करने की वो कह रहे हैं जी ये एक कोशिश है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, इसमें दो तीन व्यूज हैं। पहली बात तो यह है कि देखिए, अब इंडिया के अंदर एक हिंदू मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट है, तो जहां जहां पे वो समझते हैं कि अब हिंदू मेजॉरिटी में है, वो अपनी मर्जी की कानून साजी करेंगे। तो वो जारी बात है, वो वक्फ बोर्ड जब होगा या वक्फ प्रॉपर्टी जितनी भी है उनके लिए चैलेंज है, और ये रहेगा। देखिए, ये एक नई चीज नहीं है। माजी में आपको याद होगा ट्रिपल तलाक के हवाले से बैन किया गया, उसको क्रिमिनलाइज कर दिया कि ये जी मुसलमान जो दे देते हैं इंस्टेंटली, ये ठीक नहीं है, ये इसको हम क्रिमिनलाइज करते हैं। सो वो बहुत सारी चीज़ों के अंदर वो इंटरवीन कर रहे हैं, और क्योंकि उनके पास एक वो कहते हैं जी हमारे पास पार्लियामेंट है, हमारे पास वोट हैं, तो हम हर वो काम कर सकते हैं जो हम समझते हैं कि हमारे मुआशरे के लिए बेहतर है। और चीज़ आप उसमें अपोजिशन, फिर यहाँ जो मुसलमान जो पार्टीज हैं वहाँ पर इतनी लंबी चौड़ी तो नहीं है। असदुद्दीन अवैसी हैं, एक इकरा चौधरी हैं यूपी के अंदर, या कुछ और ग्रुप्स हैं वो बोलते हैं। बाकी बहुत सारे ऐसे मुसलमान पार्टीज हैं जो कि मोदी साहब के साथ भी खड़ी हुई हैं, जो ऐसे इस्लामिक ग्रुप्स मौजूद हैं। सो पॉइंट ये है कि ये अब एक हिंदू मेजॉरिटेरियन सिस्टम है, इसमें भारत के मुसलमानों को रहना पड़ेगा, और इसके अलावा कोई सोल्यूशन भी नहीं है। प्रोटेस्ट होते रहेंगे, उनके पास डेमोक्रेटिक आप देखें ना, पूरे के पूरे कश्मीर का स्टेटस बदल दिया, सुप्रीम कोर्ट ने ऊपर मोहर लगा दी। प्रोटेस्ट ही हो सकते हैं, और इस एटीट्यूड को हाईलाइट किया जा सकता है, एक्सपोज किया जा सकता है कि ये एटीट्यूड जो है वो उन लोगों के लिए ठीक नहीं है, और उन्हें एक बड़ी कंसल्टेटिव प्रोसेस शुरू करना चाहिए। मैं तो इसको इस अंदाज से देखता हूं। डॉक्टर साहब, तो ये फरमाइएगा कि अमेरिका में भी अगर आप देखें तो प्रेसिडेंट ट्रंप और एलन मस्क के खिलाफ जो हैं वो हैंड्स ऑफ एहतजाजी तहरीक शुरू हो गई है, लोग वहाँ पे जो हैं वो मुजाहरे कर रहे हैं। इस सारे मामले को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, ये अब ट्रेड वॉर शुरू हो चुकी है, ये बड़ी अजीब किस्म की पोजीशन है। अमेरिका की सिर्फ 7 टेक्नोलॉजी की जो कंपनीज हैं उनको $1 ट्रिलियन का नुकसान हुआ, उनके स्टॉक गिर गए हैं। सो ये जो ट्रंप साहब बातें कर रहे हैं, यूरोप के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, सिर्फ ये नहीं है, ये पूरी की पूरी जो ग्लोबल ट्रेड है वो डिसरप्ट हो गई है। और वो कह रहे हैं कि जी ये हम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करना चाहते हैं। मतलब ये कि हम आपके ऊपर टैक्सेस लगा रहे हैं, पूरी दुनिया के ऊपर उन्होंने 10% स्वीपिंग टैक्सेस लगा दिए, और डिफरेंट मुल्कों के ऊपर डिफरेंट टैक्स, जैसे हमारे ऊपर 29 है, भारत पे 26 है, बांग्लादेश पे 39 है, और इसी तरह दुनिया के तमाम मुल्कों के ऊपर टैक्सेस है। ना उन्होंने दोस्त देखे ना दुश्मन देखे, सब पे लगा दिए। तो वो कह रहे हैं कि जी हम अब वो जिसे कहते हैं ना, एक टर्म वो बोलते हैं होम शोरिंग, यानी कि अब हम दुनिया जो अमेरिकन इंडस्ट्रीज है उनको वापस लेके आना चाहते हैं। अब देखिए ना, जो आईफोन मिसाल देता हूँ, एप्पल का जो फोन है अगर चाइना में बनता है तो उसके ऊपर तो 34% टैक्स लगा दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। तो जब वो अमेरिका पहुंचेगा तो एक फोन $1500 से $100 $2300-2400 का हो जाएगा मिसाल के तौर पर। इसी तरह इंडिया के ऊपर टैक्सेस लगाए हैं, वो फोन अमेरिका के लिए बनता है। तो वो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। सिर्फ एप्पल एक कंपनी को $350-350 अरब का नुकसान हुआ है इन टैरिफ्स की वजह से, उनके शेयर नीचे गिर गए हैं। सो ये एक बड़ी जंग है, दुनिया इसको कैसे रिस्पॉन्ड करती है। अमेरिका के अंदर लोग सड़कों पे आ गए हैं। सो मेरा ख्याल है कि ये एक जिसे कहते हैं ना, प्रेडिक्ट करना कि अगर तो दुनिया सड़कों पे रहती है, हालात खराब होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग को नुकसान होता है। और अमेरिका की सारी इमरान भाई मैन्युफैक्चरिंग बाहर है, क्योंकि अमेरिका के अंदर ना तो वो प्लांट्स लगे हुए हैं, ना उनके पास इतनी स्किल्ड लेबर है, ना अब उस मैन्युफैक्चरिंग को ओवरनाइट जो है वो शिफ्ट किया जा सकता है। तो ये जो डिसरप्शन है, इसको जारी बात है, स्टॉक मार्केट गिर गई हैं, दुनिया सारी की सारी हिल गई है, पूरे का पूरा जिसे कहते हैं ना, कोई एक मुल्क भी ऐसा नहीं है जो नहीं बचा। इवन के कनाडा जैसे मुल्क और यूरोपियन यूनियन जो है वो परेशान बैठी हुई है कि ये हमारे साथ बहुत क्या शुक्रिया। किया।